नमस्ते दोस्तों। चित्रलेखा रेडियो कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपके लिए लेकर आए हैं छाया के द्वार का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि डॉक्टर विक्रम और पंडित विश्वनाथ एक भयानक खतरे का सामना कर रहे हैं और आकाश में दिखाई देने वाले रहस्यमयी प्रतीकों ने शहर में अराजकता फैला दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वे इस रहस्य को कैसे सुलझाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चेतावनी पर ध्यान दें। हमारे चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां और वीडियो पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है और इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं। कृपया इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें। यदि किसी कहानी या पात्र में कोई समानता पाई जाती है, तो वह केवल एक संयोग है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन वीडियो को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। छाया के द्वार भाग 2। पिछली रात एक भयावह चंद्रग्रहण के दौरान आकाश में प्राचीन प्रतीक प्रकट हुए जो छाया के द्वार के खुलने का संकेत देते हैं। पंडित विश्वनाथ ने बताया कि ये प्रतीक अलौकिक शक्तियों के द्वार खोल सकते हैं। अराजकता के बीच पंडित विश्वनाथ और डॉक्टर विक्रम के लैब में शरण लेते हैं ताकि इन घटनाओं का रहस्य जान सके। अब आगे लैब में डॉक्टर विक्रम और उनके सहयोगी तेजी से काम कर रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा स्क्रॉल हो रहा था। प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटे जा रहे थे और हर कोई छाया के द्वार और आकाश में दिखे प्रतीकों के बारे में जानकारी जुटाने में लगा हुआ था। हमें कुछ तो मिलना चाहिए, ये सब बस संयोग नहीं हो सकता, डॉक्टर विक्रम ने कहा। मुझे लगता है कि इन ग्रंथों में कुछ सुराग जरूर होगा, पंडित विश्वनाथ ने कहा। अचानक पंडित विश्वनाथ एक प्राचीन ग्रंथ के एक विशेष उल्लेख पर रुक गए। उनकी उंगलियां पन्ने पर जम गईं और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनकी सांसें तेज हो गईं, मानो उन्हें कोई चौंकाने वाला रहस्य मिल गया हो। उन्होंने चश्मा उतारा और फिर साफ देखने के लिए उसे दोबारा पहना। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, आश्चर्य, भय और कुछ हद तक उत्सुकता का मिश्रण। वे उस पन्ने को ध्यान से देखने लगे, मानो वे उस पर लिखे हर शब्द को अपने दिमाग में उतार लेना चाहते हों। पन्ने पर लिखे शब्द पुराने और धुंधले थे, लेकिन पंडित विश्वनाथ की अनुभवी आंखें उन्हें पढ़ने में सक्षम थीं। यह देखिए, मुझे लगता है कि हमें कुछ मिल गया है, पंडित विश्वनाथ ने कहा। वह एक प्राचीन गुप्त समूह का उल्लेख था जिसे त्रिशाया पंथ कहा जाता था। ग्रंथ में लिखा था कि इस पंथ के पूर्वजों ने एक ऐसा उपकरण बनाया था जो ग्रहण के दौरान एक विशेष आवृत्ति उत्पन्न करता था जिससे छाया के द्वार खुल सकते थे। वे मानते हैं कि इन शक्तियों का उपयोग करके वे पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। उनका मानना है कि इस दुनिया का अंत निकट है और केवल वे ही हैं जो नई दुनिया पर शासन करने के लिए चुने गए हैं। वे किसी भी कीमत पर अपनी योजना को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। त्रिशाया पंथ, यह क्या है? डॉक्टर विक्रम ने पूछा। यह एक बहुत ही प्राचीन और खतरनाक गुप्त समूह है। इन ग्रंथों के अनुसार वे सदियों से अलौकिक शक्तियों को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पंडित विश्वनाथ ने बताया। तो क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने ही ये द्वार खोले हैं? डॉक्टर विक्रम ने पूछा। मुझे ऐसा ही लगता है, और अगर वे जिम्मेदार हैं, तो वे हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, पंडित विश्वनाथ ने कहा। जैसे ही पंडित विश्वनाथ यह कह रहे थे, लैब के बाहर जोरदार आवाजें आने लगीं। बाहर से गोलियों की आवाजें और चीखें साफ सुनाई दे रही थीं, जिससे पता चलता था कि बाहर तैनात पुलिस और किसी अज्ञात समूह के बीच
झड़प हो रही है। लैब के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। डॉक्टर विक्रम और उनके सहयोगी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे, लेकिन अंधेरे और धुएं के कारण उन्हें कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उन्हें बस गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो लगातार बढ़ रही थीं। यह क्या है? डॉक्टर विक्रम ने पूछा। कोई हम पर हमला कर रहा है, उनके सहयोगी ने कहा। लैब पर किसी अज्ञात समूह का हमला हो गया था। वे द्वारों को खुला रखना चाहते थे और उन्हें रोकने वालों को खत्म करने के लिए तैयार थे। पंडित विश्वनाथ ने बताया कि त्रिशाया पंथ के पूर्वजों का एक प्राचीन विश्राम स्थल है, जहां वह उपकरण छुपाया गया हो सकता है। उस जगह का उल्लेख ग्रंथों में अंधकार का गर्भगृह के रूप में किया गया है। ग्रंथों में उस जगह का एक धुंधला सा नक्शा भी दिया गया था, जिससे पता चलता था कि वह शहर के बाहरी इलाके में किसी पुरानी पहाड़ी में स्थित है। हमें उस जगह पर जाना होगा। अगर हम उस उपकरण को नष्ट कर देते हैं, तो हम द्वारों को बंद कर सकते हैं, पंडित विश्वनाथ ने कहा। लेकिन बाहर तो दंगे हो रहे हैं। हम वहां कैसे जाएंगे? डॉक्टर विक्रम ने पूछा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें जाना ही होगा, डॉक्टर विक्रम ने कहा। सड़कों पर आग लगी हुई थी, दुकानों को लूटा जा रहा था और हर तरफ डर का माहौल था। डॉक्टर विक्रम, पंडित विश्वनाथ और उनके सहयोगी कुछ जरूरी उपकरणों और ग्रंथों के साथ लैब से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे लैब से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बाहर का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। कुछ पुलिसकर्मी घायल पड़े थे और चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था। एक पुलिस अधिकारी, जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, उनकी ओर बढ़ा। बोला, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर जाइए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर विक्रम ने भी उतने ही दृढ़ता से जवाब दिया, हमारे पास समय नहीं है, हमें अभी जाना होगा। पुलिस अधिकारी ने पूछा, कहाँ जाना होगा? यह बहुत खतरनाक है, आपको बैकअप का इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर विक्रम ने कहा, हम इंतजार नहीं कर सकते, ये शहर खतरे में है, हमें इसे बचाना होगा। पुलिस अधिकारी कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन डॉक्टर विक्रम ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी जीप की ओर बढ़ गए। पंडित विश्वनाथ और उनके सहयोगी भी उनके पीछे पीछे गए। डॉक्टर विक्रम ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वे शहर से बाहर की ओर निकल पड़े। जीप के चलने की आवाज, हवा की सरसराहट और दूर से आती गोलियों की आवाजों ने वातावरण को और भी तनावपूर्ण बना दिया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे उस पहाड़ी के पास पहुंच गए जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया था। पहाड़ी सुनसान और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, जो शहर के कोलाहल से बिल्कुल विपरीत थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अज्ञात उपस्थिति का एहसास हो रहा हो। डॉक्टर विक्रम के सहयोगी ने कहा, यही वह जगह है, अंधकार का गर्भगृह। पंडित विश्वनाथ ने चेतावनी दी, सावधान रहें, त्रिशाया पंथ के सदस्य यहाँ हो सकते हैं। वे जीप से उतरे और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ता पथरीला और दुर्गम था। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। हवा की सरसराहट और पत्थरों पर उनके कदमों की गूंज के अलावा चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जो वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी और उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पत्थरों पर चलने की आवाज, हवा की सरसराहट और दूर से आती उल्लू की आवाज ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। काफी देर तक चलने के बाद वे एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का मुहाना भयावह प्रतीत हो रहा था, मानो वह किसी अन्य लोक का प्रवेश द्वार हो। हवा में एक विचित्र गंध थी, अपरिचित और बेचैन करने वाली।
पुरानी मिट्टी, नमकाई और कुछ ऐसा जिसकी व्याख्या करना कठिन था, जैसे किसी प्राचीन रहस्य की गंध। गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ रहस्यमयी आकृतियां उत्कीर्ण थीं, जो उनके मन में आशंका पैदा कर रही थी। पंडित विश्वनाथ ने कहा, यही है अंधकार का गर्भगृह। वे गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था और हवा ठंडी और नम थी। उन्होंने अपनी टॉर्चें जलाईं और आगे बढ़ने लगे। गुफा के अंदर की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो उन्हें और भी डरा रही थीं। कुछ आकृतियां जानवरों जैसी थीं, कुछ इंसानों जैसी और कुछ ऐसी थीं जो किसी भी जात प्राणी से मेल नहीं खाती थीं। गुफा के अंदर एक अजीब सी गूंज थी, जो उनके कदमों की आवाज को और भी बढ़ा रही थी। गुफा में कदमों की गूंज, पानी टपकने की आवाज, चमगादड़ों की आवाज और हवा की सीटी जैसी आवाजों ने गुफा के अंदर का माहौल और भी भयानक बना दिया। गुफा के अंदर उन्हें कुछ प्राचीन चित्र और प्रतीक दिखाई दिए, जो उन प्रतीकों से मिलते जुलते थे जो उन्होंने आकाश में देखे थे। पंडित विश्वनाथ ने कहा, ये देखिए, ये वही प्रतीक हैं। हम सही जगह पर हैं। अचानक उन्हें गुफा के अंत में एक रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। गुफा के अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक प्राचीन उपकरण रखा हुआ था, जो ग्रंथों में वर्णित उपकरण जैसा दिखता था। वह उपकरण एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर रखा हुआ था और उस पर कुछ जटिल नक्काशी बनी हुई थी। कक्ष की दीवारों पर भी वही प्राचीन प्रतीक बने हुए थे, जो उन्होंने आकाश में और गुफा के अंदर देखे थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। डॉक्टर विक्रम ने कहा, यही वह उपकरण है। तभी धीमी आवाजें, मंत्रों का जाप और पैरों की आहट सुनाई दी। त्रिशाया पंथ के सदस्य कक्ष में दाखिल हुए। वे काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरों पर नकाब थे। उनके हाथों में तलवारें और अन्य हथियार थे। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय और एक खतरनाक चमक थी। उनमें से एक सदस्य गंभीर होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। पंडित विश्वनाथ ने जवाब दिया, हम इस उपकरण को नष्ट करने आए हैं। त्रिशाया पंथ के सदस्य ने कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते। हम सैकड़ों वर्षों से इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। द्वार खुलेंगे और हम नई दुनिया पर शासन करेंगे। अगर और आगे बढ़े तो जान से जाओगे। पंडित विश्वनाथ ने बिना किसी डर के अपना हाथ उठाया और एक प्राचीन मंत्र का जाप करते हुए उपकरण की ओर बढ़ाया। यह देखकर त्रिशाया पंथ के सदस्य क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे चीखने लगे। एक सदस्य ने अपनी तलवार निकाली और पंडित विश्वनाथ पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। इसी के साथ डॉक्टर विक्रम और उनके सहयोगियों ने पास में पड़े कुछ हथियार उठा लिए और पंडित विश्वनाथ की ओर घेरा बना लिया। एक भयंकर टकराव शुरू हो गया। अंधकार के गर्भगृह में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। तलवारों की खनक, चीखें और घायलों की कराह नादियां गुफा को भर देने लगीं। धूल उड़ रही थी और हर तरफ भय और अराजकता का माहौल था। डॉक्टर विक्रम के दल के कुछ सदस्य घायल हो गए, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। पंडित विश्वनाथ अपनी सांसों को रोककर प्राचीन मंत्र का जाप जारी रखे हुए थे। उपकरण में कंपन तेज होने लगा और उससे एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी, जो पूरे कक्ष को एक रहस्यमयी प्रकाश से भर रही थी। त्रिशाया पंथ के सदस्य इस अज्ञात शक्ति से भयभीत होकर और भी उग्र हो गए। एक सदस्य क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। डॉक्टर विक्रम पर जानलेवा हमला करने के लिए दौड़ा। डॉक्टर विक्रम ने चतुराई से उसका हमला टाला और एक निर्णायक प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया। इस हमले ने त्रिशाया पंथ के सदस्यों के मन में डर पैदा कर दिया।
तभी गुफा के बाहर से गोलियों की आवाजें सुनाई दी। पुलिस आ चुकी थी। पुलिसकर्मी गुफा के अंदर आकर हवा में कुछ गोलियां चलाते हैं। पुलिस अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, हथियार डाल दो, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। लेकिन त्रिशाया पंथ के सदस्य नहीं रुके। वे पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। जवाब में पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें 3 सदस्य मारे गए। बाकी सदस्य भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पंडित विश्वनाथ ने अपने मंत्र का जाप जारी रखा और अंततः उपकरण को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। उपकरण से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और अंततः बुझ गई। तभी गुफा के बाहर तैनात कुछ पुलिसकर्मी भागते हुए अंदर आए और घोषणा की कि कुछ हुआ है और आकाश अब पूरी तरह से साफ है और रहस्यमयी प्रतीक गायब हो गए हैं। पुलिसकर्मी ने उत्साहित होते हुए कहा, सर, बाहर देखिए, आकाश साफ हो गया है, वो निशान गायब हो गए हैं। यह सुनकर पंडित विश्वनाथ और डॉक्टर विक्रम ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगा लिया। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही सुबह की पहली किरणें उनके थके हुए चेहरों को रोशन कर देती हैं। पंडित विश्वनाथ ने डॉक्टर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और सम्मान का भाव था। डॉक्टर विक्रम ने भी उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर कृतज्ञता और विस्मय का मिश्रण था। इस साझा अनुभव ने उन्हें एक अटूट बंधन में बांध दिया था, एक ऐसा बंधन जो विज्ञान और विश्वास की सीमाओं को पार कर जाता है। वे जानते थे कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। डॉक्टर विक्रम अब समझ चुके थे कि विज्ञान से परे भी शक्तियां और रहस्य हैं, और उन्होंने पंडित विश्वनाथ की सहायता से उन्हें जानने का निश्चय किया। और इसी के साथ छाया के द्वार की यह रोमांचक कहानी समाप्त होती है। डॉक्टर विक्रम और पंडित विश्वनाथ ने मिलकर उस खतरे का सामना किया जो दुनिया को अंधेरे में धकेल रहा था। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल से उन छाया के द्वारों को बंद किया जो विनाश का कारण बन रहे थे। लेकिन क्या यह सच में अंत है? क्या अंधेरे की शक्तियां हमेशा के लिए हार मान लेंगी, या फिर किसी और समय, किसी और रूप में वे फिर से लौटेंगी? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, और शायद भविष्य के किसी मोड़ पर हमें इसका जवाब मिल जाए। उम्मीद है आपने छाया के द्वार की इस कहानी का आनंद लिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और नई और रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।